X2 की कॉल मौसूल होने के बाद कैप्टन बाबर ने बरीफ केस में कपड़ों के 2 जूड़े रखे और बरीफ केस उठाकर फ्लैट से निकल आया। दरवाज़ा मुकफ्फल करने के बाद वो सड़क पर आया। जल्द ही खाली टैक्सी मिल गई और वो ड्राइवर को दानिश मंजिल का पत्ता बताकर अंदर बैठ गया। टैक्सी सिया चिकनी सड़क पर दौड़ने लगी, मगर इससे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा इसका दिमाग कर रहा था और वो सोच रहा था कि X2 ने इसे किस लिए तलब किया है। वो X2 से तफसील पूछने की जुर्रत ना कर सका था। X2 ने अज खुद इतना ही कहा था कि वो अपना बरीफ केस और 2 जूड़े कपड़ों के साथ 20 मिनट के अंदर अंदर दानिश मंजिल पहुंच जाए। जहां तक इसका अपना अंदाजा था, X2 इसे किसी मुहिम पर भेजने वाला था, मगर कहाँ और किसी मुहिम पर। कैप्टन बाबर के लिए इसका अंदाजा इतना ही मुश्किल था जितना ये मालूम करना कि वो कितना अरसा और जिएगा। आजकल कोई नया केस भी नहीं था, मगर एन मुमकिन थे कि मिंबरों की बेकारी दूर करने के लिए X2 ने कोई केस तलाश कर लिया हो। इसने टैक्सी दानिश मंजिल से चंद कदम पीछे रुकवाई और किराया अदा करने के बाद पैदल ही आगे बढ़ने लगा। दानिश मंजिल के कंपाउंड में जोसेफ दोनों होलिस्टरों में रिवाल्वर लटकाए टहलता हुआ कोई अफ्रीकी गीत गुनगुना रहा था। कैप्टन बाबर को देखकर वो हंसा। आहा कैप्टन बाबर साहिब, कैसे मिजाज हैं? फाइन, कैप्टन बाबर ने मुस्करा कर कहा। तुम सुनाओ, तुम्हारे बास आजकल क्या कर रहे हैं? मछलियों की तिजारत, जोसेफ ने मुनबना कर कहा, मगर उन्हें मालूम नहीं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कैप्टन बाबर हंस दिया। वो जानता था कि इमरान की तरह इसके मुलाजिम भी अहमक और खपती हैं। मगर तुम्हें किसने बताया कि वो मछलियों की तिजारत कर रहे हैं? इसने पूछा। अभी बताकर अंदर गए थे, कह रहे थे कि वो मेरे लिए अफ्रीकी समंदरों से सुनहरी मछलियां मंगवाएंगे। अच्छा, कैप्टन बाबर ने हैरत का इजहार किया। हालांकि वो जानता था कि इमरान ने जोसेफ को बेवकूफ़ बनाया होगा। तो वो अंदर बैठे हैं। जी हाँ, मीटिंग हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं, जोसेफ बोला और कैप्टन बाबर जल्दी से आगे बढ़ गया। मीटिंग हॉल में इमरान तन्हा किसी उदास उल्लू की तरह छत को घूरता हुआ मुंह चला रहा था। कैप्टन बाबर ने करीब जाकर सलाम किया और इमरान यूं उछल पड़ा जैसे भीड़ ने काट लिया हो। वो कुर्सी से गिरते गिरते बचा था। कैप्टन बाबर मुस्कुराता हुआ इसके सामने बैठ गया। इमरान ने दीदों को गर्दिश दी और कैप्टन बाबर को देखकर यूं खौफजदा अंदाज में आंखें फैलाईं जैसे इसकी बजाय मौत का चेहरा देख लिया हो। इसकी इस हरकत पर कैप्टन बाबर सकपटा गया। ओह, तुम छत से टपके हो? कैप्टन बाबर आसर से तिलिस्मी टोपी उतार कर जाहिर हुए हो, इसने बौखलाए हुए लहजे में पूछा। कैप्टन बाबर ने मुस्करा कर कहा, इत्मीनान रुके, ना छत से टपका हो और ना मेरे पास कोई टोपी है। तो फिर तुम्हारा कोट तिलिस्मी होगा। तुमने तिलिस्मी जूते पहन रखे होंगे। इमरान ने अहमकाना अंदाज में सर हिलाकर कहा, मैं दरवाजे से अंदर आया हूँ इमरान साहिब। वो हंस दिया। शायद आज आप पर तिलिस्म का भूत सवार है। ओ नहीं, इमरान खौफजदा अंदाज में उछला और कुर्सी से दूर हिट गया। कैप्टन बाबर के हल्क से बेसाख्ता कहकहा आजाद हो गया। इमरान ने खौफजदा अंदाज में अपनी पुश्त को हाथ से झाड़ा। जरा देखना, किया वो कमबख्त तिलिस्मी भूत अब भी मुझ पर सवार है? इसने कैप्टन बाबर की तरफ पुश्त करके पूछा। कैप्टन बाबर की बजाय हाल में लगे स्पीकर से X2 की आवारा खारिज हुई। तुम्हारा भूत में उतारंगा मसखरे, मगर पहले कैप्टन बाबर को मेरी हिदायत सुना दो, वक्त कम है। इमरान ने स्पीकर की तरफ देखकर मुंह बनाया और स्पीकर को मुक्का दिखाता हुआ घरा, बहुत बेहतर जनाब, अब भी याद रखेंगे मुझे? क्या मतलब? X2 की धाव सुनाई दी। तुम होश में तो हो? ओ, मुआफ कर दें जनाब, इमरान बौखला कर बोला। गलती हो गई है। ठीक है, आइंदा मुझसे बात करते वक्त जामे में रहा करो, X2 ने सख्त लहजे में कहा। पाजामा तो मैं नहीं पहन सकता जनाब, चाहे अब मुझे जूते मारें। इमरान ने जिद की। मैं तो पतलून ही पहनूंगा। X2 ने कोई जवाब ना दिया। अलबत्ता कैप्टन बाबर सोचे बगैर ना रह सका कि इमरान आम आदमी तो किया X2 को भी नहीं बख्शता। इसकी हरकतों से तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। इमरान ने इसकी तरफ देखकर मुंह बनाया और अपनी कुर्सी पर बैठकर सर झुका लिया। कैप्टन बाबर इसके बोलने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट की खामोशी के बाद इमरान ने सर उठाया तो इसके चेहरे पर हमाकत की बजाय बेहिना संजीदगी छाई हुई थी। कैप्टन बाबर, तुम्हें कुछ देर बाद मिस्र रवाना होना है।
इसने संजीदा लहजे में कहा, हुकूमत ने एक अहम जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के सुपुर्द की है और X2 ने इस मकसद के लिए तुम्हें मुंतखब किया है, इसलिए कि तुम्हें सीक्रेट सर्विस में आए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा और बहुत कम लोग तुम्हारी मौजूदा हैसियत से वाकिफ हैं। हुकूमत के चंद अहम कागजात जो एक लिफाफे में हैं, तुम्हें हुकूमत मिस्र के पास पहुंचाने हैं। लिफाफा सरबमुहर है और इसमें मौजूद कागजात इतने अहम हैं कि उनके मिस्र तक बहिफाजत पहुंचाने के लिए हुकूमत ने सीक्रेट सर्विस को ये जिम्मेदारी सौंपी है। इमरान सांस लेने के लिए रुका। कैप्टन अब खामोशी से इसकी हिदायत सुन रहा था। इमरान दोबारा कहने लगा, ये मुहिम बज़ाहिर आसान है, मगर तुम्हारी जिंदगी हर लम्हा खतरे से दो चार रहेगी। ऐन मुमकिन है कि गैर मुल्की जासूस उन कागजात को हथियाने की कोशिश करे और तुम किसी अनदेखी गोली का शिकार हो जाओ, मगर मुझे यकीन है कि तुम कागजात मिस्री हुकूमत के हवाले करने से पहले नहीं मरोगे। इस सफर में तुम्हें अपने गर्दो पेश से हर लम्हा चूकना रहना पड़ेगा। ये समझ लेना कि तुम्हारे रास्ते हैं हर कदम पर मौत है। बज़ाहिर मामूली नजर आने वाली ये मुहिम दर हकीकत बेशुमार खतरात से पर है। मिस्र में कागजात किसके हवाले करना होंगे? इसके खामोश होने पर कैप्टन बाबर ने पूछा। वहाँ के वजीर खारिजा यूसुफ जमाल को कागजात पहुँचाने के बाद तुम वापस आ जाओगे। रिवाल्वर तुम्हारे पास है? जी हाँ, कैप्टन बाबर ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। ओए, निकालना मत। इमरान यकदम खौफजदा होकर बोला और इसके चेहरे पर पहले जैसी हमाकत फैल गई। कैप्टन बाबर मुस्कुराया। इमरान ने अपनी जेब से एक सरबंद लिफाफा निकाला। लिफाफा वजनी था। कैप्टन के अंदाजे के मुताबिक उन कागजात की तादाद 20-25 से कम नहीं थी। इमरान ने लिफाफा इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लो। खोलने की कतना इजाजत नहीं, मगर ये कागजात किस नौयत के हैं? कैप्टन ने लिफाफा हाथ पर तोलते हुए पूछा। मैं नहीं जानता। वैसे मेरा ख्याल है कि इसमें बैंगन का भुर्ता बनाने का फार्मूला होगा। इसने अहमकाना लहजे में जवाब दिया। रवानगी किसी वक्त है? कैप्टन बाबर ने पूछा। 10:30 बजे एक बहरी जहाज कुल्ज़म मिस्र रवाना हो रहा है। तुम्हारी सीट बिक है और नए पासपोर्ट के मुताबिक तुम्हारा नाम काशिर है। तुम तिजारत पेशा हो और मिस्र में अपने माल की खपत का जायजा लेने जा रहे हो। ये कहकर इमरान ने दूसरी जेब से एक पासपोर्ट निकालकर इसके हवाले कर दिया। कैप्टन बाबर ने इसे खोल कर देखा। इसमें इसकी तस्वीर लगी हुई थी और नाम के साथ पता भी दर्ज था। कैप्टन बाबर ने इसे जेब में डाल लिया। इमरान ने बहरी जहाज का टिकट इसे देते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो, मगर याद रखो बेहद होशियारी से सफर करना और रिवाल्वर को अपने से जुदा ना करना। मैं तुम्हारी कामयाब वापसी का मतमन्नी हूँ और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। बस दुआ करे कि मैं इस जिम्मेदारी में पूरा उतरां। कैप्टन बाबर ने खड़े होते हुए कहा, जिम्मेदारी कोई तालाब अकुनवा तो नहीं जिसमें तुम पूरे उतरोगे? इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा और कैप्टन बाबर हंसता हुआ मीटिंग हॉल से निकल आया। चंद लम्हों बाद वो एक टैक्सी में बैठा बंदरगाह की तरफ जा रहा था। जूलिया अपनी एक सहेली से मिलने के लिए सी पोर्ट पर आई थी। चंद दिन पहले इसे स्विट्जरलैंड से इसकी बचपन की सहेली ग्रेशिया की कॉल मौसूल हुई थी, जिसने इसे अपनी आमद से मतला करते हुए कहा था कि वो स्विट्जरलैंड से बजरिया हवाई जहाज पहले मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो रही है, जहां से वो बहरी जहाज के जरिए पाकिशिया पहुंचेगी और वो इसे रिसीव करने के लिए पाकिशिया की बंदरगाह पर आ जाए। और जूलिया इसी सिलसिले में यहाँ मौजूद थी। आजकल सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस न होने की बना पर इसके शबो रोज बोरियत के आलम में गुजर रहे थे। इसने सोचा ग्रेशिया के आने से चंद दिन अच्छे गुजर जाएंगे। बंदरगाह से एक जहाज कुल्ज़म रवाना हो रहा था, जबकि मुत्तहिदा अमारात से आने वाले इस जहाज ने खाली जगह पर आकर ठहरना था। फी अलहाल वो दौर खिले समंदर में रुका हुआ था। जूलिया जरूरत के तहत बंदरगाह की इमारत में बने बाथरूम की तरफ चल दी। बाथरूम्स की कतार के करीब पहुंची ही थी कि एक आदमी तेजी के साथ पीछे से आया और जूलिया के पास वाले बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। जूलिया इसकी सिर्फ एक झलक देख सकी। वो सुरह सफेद रंगत वाला कोई यूरोपियन था। जूलिया मुस्कुराती हुई इसके बराबर वाले बाथरूम में दाखिल हो गई, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट काफूर हो गई और वो गौर से दूसरे हाथ से उभरने वाली आवाजें सुनने लगी। दोनों हाथ रोमों के दरमियान बुलंद दीवार हाइल थी और दीवार से 1 फुट की बुलंदी पर मुश्तरका छत थी।
इस वजह से वो आवाजें काफी वाज़ेह थीं। हेलो स्मिथ, मिकुआए कॉलिंग यू। हेलो स्मिथ। 1 मिनट के बाद एक बारीक सी आवाज सुनाई दी जिसके बारे में जूलिया का अंदाजा था कि वो किसी ट्रांसमीटर से खारिज हुई है। यस मिकुआए, स्मिथ अटेंडिंग ओवर। कैप्टन बाबर कुलज़म पर नजर आया है। जहाज इस वक्त खिले समंदर की तरफ बढ़ रहा है। ओ तुमने अपनी आंखों से इसे देखा है? स्मिथ की आवाज सुनाई दी। हाँ, मगर हैरत है कि इसने मेकअप का सहारा क्यों नहीं लिया, मिकुआए ने कहा। जूलिया कैप्टन बाबर के नाम से चौंकी थी, मगर जरूरी नहीं था कि वो सीक्रेट सर्विस का मेंबर कैप्टन बाबर हो। फौज में कई और कैप्टन इसी नाम के हो सकते थे। इसके ख्याल में कोई नया केस भी शुरू नहीं हुआ था, ना ही इसने कुलज़म के डेक पर बाबर को देखा था। ये तो बहुत बुरा हुआ मिकुआए। खैर, मैं हेड क्वार्टर को इत्तला देता हूँ। स्मिथ की आवाज आई। तुम वापस आ जाओ। वापसी पर एयरपोर्ट से अपने साथियों को भी लेते आना। अब उनका वहाँ रहना जरूरी नहीं है। ओके, मिकुआए ने कहा। मैं आ रहा हूँ। इसके साथ ही आवाजें बंद हो गईं। फिर दरवाजा खिलने की आवाज सुनाई दी। जूलिया ने चंद लम्हों में ही फैसला कर लिया कि इसे क्या करना चाहिए। दूसरे ही लम्हे वो बाहर निकलकर मिकुआए के पीछे चल दी। मिकुआए इमारत से निकलकर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा और एक खाली टैक्सी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। जूलिया ने इसकी टैक्सी हरकत में आते देखकर दूसरी टैक्सी का रुख किया। चंद लम्हों बाद वो मिकुआए का ताक़ुब कर रही थी, मगर ज़हन उन भूल भलियों में गुम था कि कैप्टन बाबर जाज कुलज़म पर कहाँ जा रहा है। क्या कोई केस शुरू हो गया है? वो कोई और कैप्टन बाबर है जिसका सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी कलाई पर वॉच ट्रांसमीटर मौजूद था, मगर टैक्सी में इस्तेमाल करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। बहरहाल वो ताक़ुब के इख्तिताम पर X2 को उन हालात से मतला कर सकती थी। बाकी रहा इसकी दोस्त ग्रेशिया का मामला, तो जूलिया के फ्लैट का इसके पास एड्रेस था। वो बासानी वहां पहुंच सकती थी और बाद में जूलिया इससे रिसीव ना करने की माजरत कर सकती थी। मौजूदा मामला ग्रेशिया से ज्यादा अहम था। मिकुआए की टैक्सी होटल कारवा के सामने रुकी। जूलिया ने अपनी टैक्सी जरा पीछे ही रुकवाई। मिकुआए टैक्सी से उतरकर होटल में दाखिल हुआ, तो जूलिया भी टैक्सी से उतर आई और होटल की तरफ बढ़ने लगी। वैसे इसे हैरत थी कि मिकुआए स्मिथ की हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट के नहीं गया। वो होटल के वसी हाल में दाखिल हुई तो मिकुआए बाईं कोने में जीने चढ़ता दिखाई दिया। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो नजरों से ओझल हुआ तो जूलिया आगे बढ़ी और जीने तय करने लगी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर इसने उधर उधर देखा। राहदारी सुनसान पड़ी थी। न जाने वो इसी मंजिल के किसी कमरे में गया था किसी और मंजिल पर। जूलिया कुछ सोच कर वापस मुड़ी और जीने उतरकर काउंटर क्लर्क के पास पहुंच गई। क्लर्क ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। फरमाइए, मेरे एक दोस्त इस होटल में मुकीम है। मिकुआए उनका नाम है। अब जरा उनके कमरे का नंबर तना दे। क्लर्क ने सर हिलाते हुए रजिस्टर खोला और इसके सफ़हात पलटने गा। फिर एक सफ़हा पर नजर जमा कर बोला, वो दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 13 में मुकीम है। शुक्रिया, जूलिया ने कहा और वापस मुड़कर जीनों की तरफ बढ़ गई। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो कमरों के नंबर देखती हुई आगे बढ़ने लगी। रूम नंबर 13 बाई हाथ पर 5वां कमरा था। इसने उधर उधर देखा और किसी को ना पाकर दरवाजे पर झक गई। की हॉल से आंख लगाकर अंदर झांकने पर मिकुआए नजर आया। वो सोफे पर बैठा था और इसके हाथ में एक सिगरेट लाइटर था, जिसे वो मुंह के करीब करके कुछ बोल रहा था। जूलिया ने की हॉल से कान लगा दिए। इसे मिकुआए की आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रहा था, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी अब वहाँ कोई जरूरत नहीं। यहाँ हमारा काम हो चुका है। शायद आज ही रवानगी हो। मैं भी होटल छोड़कर वहाँ आ रहा हूँ। अगर मेरे सर में दर्द ना होता तो मैं खुद तुम्हें लेने आता। समंदरी बदबू ने मेरे दिमाग पर काफी असर किया है। बहुत बेहतर, हम आ रहे हैं। ट्रांसमीटर से उभरने वाली बारीक आवाज सुनाई दी। आवाजें बंद हो गईं। जूलिया ने की हॉल से आंख लगा दी। मिकुआए सिगरेट लाइटर जेब में डाल रहा था। वो खड़ा हो गया और मेज पर रखे बरीफ केस को उठा लिया। जूलिया बे आवाज कदमों से पीछे हटी और कमरों के नंबर देखती हुई आगे बढ़ने लगी, मगर वो कनखियों से पीछे देख रही थी। मिकुआए दरवाजा खोलकर बाहर निकला, एक नजर जूलिया पर डाली और दरवाजा बंद करके जीनों की तरफ बढ़ गया। जूलिया ने घूम कर देखा।
इसके हाथ में बरीफ केस था। जूही वो जीनों पर गायब हुआ, वो तेजी से जीनों की तरफ बढ़ गई। जब वो नीचे पहुंची तो मिकुआए काउंटर पर हिसाब चुका रहा था। जूलिया इसकी पुश्त की जानिब से खारजी दरवाजे से की तरफ बढ़ गई। क्लर्क रुत्सव पर कुछ लिखने में मसरूफ था। शायद इसे देखकर मिकुआए को मतला कर देता। जूलिया मिकुआए के आने से पहले ही एक टैक्सी इंगेज कर ली। मिकुआए बाहर निकला और इस टैक्सी की तरफ बढ़ा जो एक सवारी उतार रही थी। टैक्सी में बैठकर वो चल दिया। जूलिया एक बार फिर इसका ताक़ुब करने लगी। इसे अफसोस हो रहा था कि X2 को कॉल करने का मौका ना मिल सका था। बहरहाल इसे ये भी खुशी थी कि वो मिकुआए का ठिकाना देखने वाली है, जहां इसके साथी जमा होंगे। वो मजीद मालूमात जमा करने के बाद X2 को कॉल करने का इरादा रखती थी। मिकुआए की टैक्सी चंद सड़कों पर घूमने के बाद बिहार कॉलोनी में दाखिल हुई और एक गिल्ली में दाएं जानिब तीसरी कोठी के सामने रुक गई। जूलिया ने अपनी टैक्सी इस गिल्ली से चंद कदम आगे रुकवाई और तेजी से नीचे उतर आई। जब वो गिल्ली के मोड़ पर पहुंची तो मिकुआए की टैक्सी वापस आ रही थी और वो गेट के बगली दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। जूलिया टहलने के अंदाज में आगे बढ़ी। इसका रुख तीसरी कोठी की जानिब था और वो कोठी का नंबर देखना चाहती थी, मगर जूं ही वो गेट के सामने पहुंची, बगली दरवाजा खुला और इसमें से मिकुआए बाहर निकल आया। इसके हाथ में रिवाल्वर था और रिवाल्वर की नाल जूलिया की तरफ उठी हुई थी। इस वक्त गिल्ली सुनसान थी और टैक्सी गिल्ली से बाहर जा चुकी थी। जूलिया दम बखुद रह गई। हेलो मिस जूलिया, मिकुआए ने मसरत अंगेज लहजे में कहा। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्या मतलब? जूलिया ने चौंकते हुए कहा। मैं तुम्हें नहीं जानती और इस रिवाल्वर का मकसद, मगर मैं तुम्हें बखूबी जानता हूँ और रिवाल्वर का मकसद भी वाज़े है। तुम होटल कारवा से मेरा ताक़ुब कर रही हो और मैं मालूम करने में हक बजानिब हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिकुआए का लहजा सख्त हो गया। अगर जिंदगी दरका है तो खामोशी से अंदर चुल्लू। याद रहे कि इस रिवाल्वर पर साइलेंसर फुट है। जूलिया ने इसे घूरते हुए तवील सांस लिया और इसके इशारे पर आगे बढ़कर बगली दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर खड़े एक और सफ़ेद फार्म ने फौरन ही रिवाल्वर की नाल इसकी पुश्त से लगाकर इसका पर्स छीन लिया।